उत्तर प्रदेश की राजधानी के राजनीतिक गलियारों से एक खबर सामने आ रही है जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 के लिए कस चुकी है अपनी कमर, जिसके चलते सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गांव गांव पांव पांव नगर नगर डगर डगर अभियान चला रहे हैं। जिसके चलते जब हमारी चीफ एंड एडिटर ने उनसे बातचीत की कि आखिरकार इस प्रकार का अभियान उनके द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जनता को यह जानना जरूरी है कि उनका वोट किसको जाना चाहिए। तो उनके वोटों के लिए जागरूकता अभियान जमीनी स्तर पर चलाते हुए दिखे अजय कुमार। जहां हमारी चीफ एंड एडिटर ने उनसे बात की तो उन्होंने नववर्ष पर शुभ संदेश भी दिया देशवासियों को। आइए डालते एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, खास बातचीत की। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। और हंगामा टाइम्स न्यूज की खास बातचीत कार्यक्रम में आज जो शख्सियत हमारे साथ है और जो एक और सितारा हमारे आसमान में जगमगा रहा है, क्योंकि हम खास बातचीत में उन शख्सियत को साथ में लाते हैं जो लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो कुछ विशेष हो, और विशेष के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम जनता के हित में कार्य करते हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं वो पूर्व सैनिक भी हैं और इस समय वो हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार जी। तो हम रुक करते हैं अजय जी का और उनका स्वागत करते हैं हंगामा टाइम्स में। और चलिए उनका स्वागत करते हैं, फिर बात करते हैं आगे। अजय जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। समस्त देशवासियों को जय हिंद और मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, एकता जी। 2020 जा रहा है और बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें देखा और देखते भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और 2021 का हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन मैं इस समय आपकी जो पुरानी जर्नी पे मैं एक बार जाना चाहूंगी कि इस समय आपने 2020 आपके लिए बहुत अलग रहा है, क्योंकि इसमें आपने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हम करेंगे, दर्शकों से बताएंगे कि उन्होंने इस पर क्या किया। आप एक पूर्व सैनिक थे, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस और क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद मैं इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में गया और वहाँ पे एविएशन ब्रांच मेरे को मिली और एलिजी एयरक्राफ्ट एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट था जो कि विक्रांत पे था। मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मैं क्वालिटी एश्योरेंस में चला गया। क्वालिटी एश्योरेंस के नौसेना विभाग में जो हवाई जहाज़ों का ऑडिट होता है या उसके एक्सेप्टेंस होते हैं, मैं वहाँ पे मैंने कार्य किया और 15 साल के बाद मैं वहाँ से रिटायरमेंट लेके लखनऊ आ गया। लखनऊ आने के बाद मैंने फाइनेंस मार्केट, जैसे मैं एमफी, आईआरडीए, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव सारे एग्ज़ाम पास हूँ और मैंने फाइनेंस मार्केट में भी 7-8 साल काम किया। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में मैं रीजनल मैनेजर रहा। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस चलता रहा और अभी जाके मैं जन सेवा के कार्य भी करता था। मैंने लगभग 17-18 हज़ार पेड़ भी लगवाए हैं। साथ में हम लोग हर साल कपड़े बांटते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं। तो ये कार्य हम लोग करते रहे। तो रिटायरमेंट के बाद आपने राजनीति में आने का सोचा, इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन था कि आपने सोचा कि राजनीति में जाना है? तो क्यों जाना है? देखिए, पिछले 20 सालों से तो मैंने राजनीति में आने की सोची भी नहीं थी और ऑप्शंस हमारे पास थे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं था, काम मेरे पास बहुत थे। और अभी हमने देखा कि आज हम पूर्व सैनिकों के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। पूर्व सैनिकों को आगे किया जाता है, लोगों को के भावनाओं से खेला जाता है पूर्व सैनिकों के नाम से। लेकिन जब देखा जाए तो पूर्व सैनिकों को कुछ मिल नहीं रहा। पूर्व सैनिकों की लड़ाई आप लड़ने जा, लेकिन मैं इस बात और इस सवाल को मैं ज्यादा पूछना चाहूंगी, यानी कि मैं इसको ज्यादा जोर दे रही हूँ कि आपने सत्ता में बीजेपी है लेकिन आपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, पूर्व सैनिकों की जहां तक बात है तो अभी तक हमारा 1 रैंक 1 पेंशन भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। जो रिवीजन 5 साल पे होने थे वो भी नहीं हुए। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि एक लेटर लिखा जिसमें हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 272 एंग्लो इंडियन हैं, उसके बाद भी उनको 2 सीट राज्यसभा में
एक एक सीट विधान परिषद में है। लेकिन हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी जनसंख्या हिंदू मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा है और उनको कहीं भी प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता। आज बड़े शर्म की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ, यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा में एक भी हमारा पूर्व सैनिक नहीं है। और हम लोगों की इतनी परेशानियां हैं, पूर्व सैनिक रिटायरमेंट लेके आता है, बहुत टफ लाइफ उसकी होती है, -40 डिग्री +50 डिग्री पे पानी के अंदर 6-6 महीने बिना नहाए रहता है। लेकिन यहाँ पे जब आ जाता है तो पुलिस उसको उठा के मारती पीटती भी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो अभी कई केसेस ऐसे हुए 24-24 घंटे के लिए पुलिस ने उनको डाल दिया और किसी को सुनाई नहीं की। तो मेरी मांग एक ये भी थी कि अगर आप अल्पसंख्यक आयोग बना सकते हैं, महिला आयोग बना सकते हैं, SC/ST आयोग बना सकते हैं, तो पूर्व सैनिक आयोग क्यों नहीं बना सकते। आज 17 प्रदेशों में हमारा जल कर और गृह कर माफ है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार है बहुत हितैषी बनती है पूर्व सैनिकों की, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की मांग पिछले 15-20 सालों से रही है, लेकिन हमारे जो सरकार है आज तक उसने इसके बारे में नहीं सोचा, जबकि बाकी देश के 17 राज्यों में पूर्व सैनिकों के गृह कर और जल कर माफ है। तो इसी तरह की और भी हमारे परेशानियां हैं। मैं यही बोल कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही क्यों, क्योंकि और भी हैं, और भी ऐसी पार्टियां हैं जो 2022 का चुनाव लड़ेंगी और जो सारी मांगे आपकी मान सकती थी, तो फिर वो पार्टियां क्यों नहीं और समाज ये प्रगतिशील ही क्यों। देखिए, मैंने कई पार्टियों में अप्रोच किया कि हमारे फौजियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमने 5% क्या कहते हैं रिजर्वेशन की मांग की कि आरक्षण होना चाहिए हमारे सारे चुनाव में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो, क्या कहते हैं लोकसभा हो। लेकिन किसी ने भी फौजियों को आगे करने की नहीं सोची। कैंट का जो उपचुनाव हुआ था, मैंने कहा था किसी फौजी को, फौजी मीन्स पूर्व सैनिक को ये सीट दी जाए, लेकिन तब भी नहीं दी गई। उसके बाद मेरी मुलाकात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माननीय शिवपाल जी से हुई और उन्होंने इस बात को सुना। उन्होंने कहा ये बातें तो हमको मालूम भी नहीं थी, और जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हम जरूर प्रतिनिधित्व देंगे और पूर्व सैनिकों को हम आगामी चुनाव में सीटें भी देंगे। तो जब कोई पार्टी सुनती है, जब कोई पूर्व सैनिक की बात सुन रहा है, जो केवल बात नहीं करता, सुनता भी है, तो हमें लगा कि यहाँ पे शायद हमको जो चीज़ें हमारी मांगे हैं उसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकेगी। और हमारी जो मांगे हैं, अगर हमारे माननीय शिवपाल जी की सरकार में उनकी हिस्सेदारी होती है तो हमारी बातें मानी जाएंगी। यानी पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर या उनके हित में ही आपने पार्टी ज्वाइन की कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर, इस समय आपका जो 2020 में आपने पार्टी ज्वाइन की है तो आपके लिए तो कुछ अच्छा भी रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, एक सवाल और है कि जो पार्टी के जो मुखिया हैं उनके कहने पर एक वो रैली चल रही है, एक योजना चल रही है, मैं कहूंगी कि लोग निकल के गांव और पांव जो और नगर डगर डगर, जो आपके जो पांव हैं वो गांव भी गए हैं और प्रगतिशील के जो पांव हैं वो नगर डगर डगर में पड़ रहे हैं। क्यों, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जैसे आपने बोला, तो आज हम जनसंपर्क करके लोगों को बताना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को अच्छे प्रतिनिधि लेके आए, जिससे आपके क्षेत्र में अच्छा कार्य हो सके। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है जात पात धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। आज भी बांटने का काम होता है कि हिंदू मुस्लिम, फिर जात के नाम से हो रहा है। आज हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे जाति और पात की कोई बात नहीं होती, वहाँ हर धर्म के लोग हैं। और आज हमारा नारा भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हम लोग भारत माता के चित्र पे माल्यार्पण करके अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम लगाते हैं। यानी कि हमारी पार्टी में हर चीज का समावेश है। हम लोगों को बांटने का कार्य नहीं करते। और लोग रथ यात्रा निकालते हैं, लोग मोटरसाइकिल यात्रा निकालते हैं, लोग गाड़ियों से चलते हैं। अरे आप इस तरह की यात्रा करके क्या दिखाना चाहते हैं? केवल भीड़ दिखाना चाहते हैं या मीडिया में कवरेज चाहते हैं? अरे आप अपने लोगों से जाइए, मिलिए, गांव जाइए, नगर नगर जाइए, लोगों घरों में जाइए, तब पता चलेगा कि उनकी परेशानियां क्या हैं। आज हम लोग जब पैदल चलते हैं ना, तो रास्ते में खुले हुए मैनहोल भी नज़र आ जाते हैं। लोगों के वहाँ पे जो
परेशानियां हैं, जैसे अभी हम देखें कहीं जाम की परेशानी है, कहीं पे कोई ट्रैफिक की लाइट नहीं है, जब हम पैदल चल रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आप केवल मोटरसाइकिल साइकिल रैली जो कि क्या कहते केवल शहरों में रहती रथ यात्रा करेंगे तो आपको जनता की असली परेशानियों का पता नहीं चलेगा। यानी कि गांव से होते हुए आप शहरों पे आ रहे हैं, यानी कि गांव में क्या परेशानियां चल रही है इसलिए गांव गांव पाँव पाँव है, और शहर वालों को क्या परेशानी है इसलिए शहर शहर और नगर नगर डगर डगर चल रहा है। इसीलिए अभी आपके पाँव किस किस नगर में और कहाँ किस किस डगर पे पड़े हैं? अब हम लोगों का जो भी कार्य है, जो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है, तो वो जो पहला चरण हम लोगों ने पूरा किया, वो सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उसको हम लोगों ने अपने 3 चरणों में बांटा हुआ है पूरे प्रदेश को। पहला चरण हमारा पूरा हो गया है और जगह जगह पे पुलिस हमें गिरफ्तार भी कर रही है, हमको रोक भी रही है, जनसंपर्क करने नहीं दिया जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार हमें जनसंपर्क क्यों नहीं करने देती। या तो उसको डर लग रहा है, या वो बाहर निकलना नहीं देना चाहते, या उनको ये लगता है कि हम कहीं पे भी जनता की परेशानियां देखेंगे, उसको उठाएंगे तो सरकार की बदनामी होगी। तो हमें हर जगह रोका गया। पहले दिन हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन में छोड़ दिया गया। आखिरी वाले दिन जब हम लोग पहले चरण का आखिरी दिन कर रहे थे टेढ़ी पुलिया आलमबाग से, वहां पर भी हमें पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो सरकार कहना क्या चाहती है, और हम लोग सरकार की इस बात को नहीं मानेंगे। अगर हम 3 चरण में भी पूरे प्रदेश को पूरा हम लोग कवर नहीं कर पाए, तो उसके बाद हम लोगों का ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद भी, कि हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी सरकार आती है और चुनाव के बाद भी क्या बदलाव आ रहे हैं, तो ये हम लोगों का अपना पैदल चलने का, और जो हम लोगों ने क्या कहते सोचा है गांव गांव पाँव पाँव नगर नगर डगर डगर, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनने जा रहा है। अगर सब लोग 2022 की तैयारियों में एक ये भी है आपका मकसद कि आप लोगों की समस्याओं को देखें और उसके लिए लड़ें, तो और क्या तैयारी है 2022 की? 2022 की हमारी तैयारी है कि हम जो भी हमारे जो देश छोटी छोटी सी पार्टियां हैं, जो हमारी लाइक माइंडेड क्या कहते हैं पार्टीज हैं, हम उनके साथ एक बड़ा संगठन तैयार करें, उनसे हम लोग टाई अप करें। बड़ी पार्टियों से बड़े आपको और नहीं जुड़ना है, छोटे छोटे संगठन और पार्टियों से जुड़कर आप काम करें। देखिए होता क्या है कि बड़ी पार्टी जो हैं, जैसे वो तो प्रतिद्वंदी हैं, जब प्रतिद्वंदी हैं तो उनके साथ तो हमें जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई एक कम्युनिटी पे क्या कहते हैं कोई बात आती है, वो एक पार्टी बनती है, या जैसे हम पूर्व सैनिकों को भी एक कम्युनिटी मानते हैं, और जब वो कम्युनिटी के साथ हमारी परेशानियां हो रही हैं, केवल बॉर्डर पे दिखा के पूर्व सैनिकों के नाम पे वोट लिए चले जा रहे हैं और हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, तो सारी कम्युनिटियां फिर एक साथ जुड़ना शुरू होती हैं, और जब जुड़ती हैं तो जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। और हम लोगों ने, जैसे हमने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इसमें हम लोग सभी धर्मों का, सभी जातियों का समावेश कर रहे हैं, और सभी पार्टियों का और सभी मान्यताओं का, और हर जो हमारे लोग हैं जो राजनीतिक में अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, अगर जब वो चीज़ एक मिलेगा ना, तो एक नई चीज़ तैयार होगी, देश को नया चीज़ मिलेगा। क्योंकि छोटी छोटी जगह से छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं, तो उनको वहाँ की जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर से परेशानियां देख के आप उसको दूर नहीं कर सकते। और शायद हम लोगों का ये गठबंधन जो इस समय सत्ता में पार्टी बैठी उनसे अच्छा काम करके दिखाएगा। तो 2022 जा रहा है, 2021 आ रहा है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे 2021 में? दोस्तों, 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है। 2020 लोगों ने समस्याओं का वर्ष माना, लेकिन जब हम समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ते हैं, संभावनाओं की ओर बढ़ते हैं, तो हम और अच्छा करते हैं। इस 6 महीने के लॉकडाउन में मेरे को लगा समस्या है, जब हम घर में बंद थे, लॉकडाउन में थे, तो हमने उसमें समाधान ढूंढा, और मैंने लगभग 80,000 लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा अपने साथ जोड़ लिया। तो दोस्तों, जो नया वर्ष आ रहा है उसमें और भी संभावनाएं छुपी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि कहीं पे भी आपको परेशानी हो, उसमें संभावनाएं ढूंढिए, तरक्की करिए, और इसी के साथ
मैं हंगामा टाइम्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त देशवासियों को इस नव वर्ष में एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ और मेरी यही कामना है कि सब लोग तरक्की करें, ये देश तरक्की करे और हम लोग इस बार पढ़े लिखे लोगों को पार्टी धर्म जाति से ऊपर उठकर चुनकर लाएं और अपने देश को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ इंजीनियर अजय जी, जिन्होंने देशवासियों को तो शुभकामनाएं दी है 2021 की, और देशवासी और हमारी टीम भी उनको शुभकामनाएं देती है 2021 की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती। इसी के साथ मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।